हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं बीपीएससी आंसर राइटिंग के लेक्चर्स ले रहा हूं। इससे पहले भी मैंने कुछ लेक्चर्स लिए हुए हैं। ये उसका एक प्रोसीडिंग लेक्चर होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है। लेकिन उससे पहले मैं एक शॉर्ट स्टोरी आपके लिए लेकर के आया हूं। तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है एक फादर और सन की। जी हाँ, सन अपने फादर से पूछता है कि पापा, मैं बड़ा कब हो पाऊंगा। तो फादर आंसर देते हैं, बड़े ही स्माइल से आंसर देते हैं कि बेटा, जब तुम पढ़ने लग जाओगे तो तुम बड़े हो जाओगे। तो आपको अभी तक पता चल गया होगा कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है एजुकेशन से रिलेटेड, और टॉपिक है मेरा डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन बिहार। मैं सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लूंगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के तहत हम लोग डील करेंगे अपने जर्नी को। ओके, तो देखिए आपके सामने मैं ये लेकर के आ गया हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, तो देखिए ये जो दो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बीपीएससी 65th का, और सेकंड क्वेश्चन है आपका बीपीएससी 63rd का। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, 65th में क्या पूछा गया था। देखो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, लगभग सेम ही आप देखोगे। ये क्वेश्चन था डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1858 टू 1914। ओके, और वही आप देखो कि 63rd में देखो क्या क्वेश्चन आया हुआ था। 63rd का क्वेश्चन था ये वाला, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 एडी टू 1947 एडी। ऑलराइट, इससे पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वो जनरली देखो यहां से 1858 टू 1914 तक जनरली पूछा गया है। यहां पे देखो 1857 टू 1947 पूछा गया। इससे पहले जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें पूछा गया 1813 से 1947 तक क्या है। तो हम लोग अभी जो करने वाले हैं वो एक टोटल एक आइडिया लेंगे कि एजुकेशन हमारे बिहार में किस तरह से आगे बढ़ा, और मतलब आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन कैसा होता है, बॉडी कैसे लिखते हैं, कंक्लूजन कैसा होता है, और हिस्ट्री पर्टिकुलरली अगर कोई सब्जेक्ट हो तो उसकी आंसर राइटिंग कैसे होती है। तो ये सब कुछ आज मैं समझाने वाला हूं आपको। तो चलिए अब चलते हैं इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन वाले स्लाइड पे। तो देखिए आपके सामने दिख रहा होगा कि ये है आपका के इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। देखो तीन पार्ट में हम लोग आंसरिंग करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में करते हैं। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो पहली चीज मैं बता दूं कि अगर ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आपको कोशिश करनी है कि आप एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दो। ओके, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव अगर आपको मिल जाता है तो फिर एग्जामिनर बाउंड टू आपको समझ रहे हो ना कि मार्क्स देने के लिए हो जाता है। ओके, जैसा क्वेश्चन हो उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना होता है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो हिस्ट्री को हम लोग डील करेंगे। ओके, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है आपके इंट्रोडक्शन में, किसी भी मामले में आपको देना है। ये कैसे देंगे वो मैं अभी सिखाऊंगा आपको। और इंट्रोडक्शन में आपको जैसे क्वेश्चन है, बेसिक नीड ऑफ द क्वेश्चन को आपको डील करना है। ऑलराइट, तो चलो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। बॉडी की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन जिस तरीके का था ना, उसमें आपको बात करनी है क्रोनोलॉजी की। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एजुकेशन के बारे में सारी क्रोनोलॉजी की बात करनी है, और उससे रिलेटेड जो आपके फैक्ट्स हैं उसको यहां पे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका रहेगा बॉडी का पार्ट, और भी उससे रिलेटेड जो फीचर्स होंगे ना वो हम लोग उसी के साथ देखते जाएंगे। मेन हमारा जो पार्ट होगा वो यही होगा। और कंक्लूजन में हम लोग क्या करेंगे, सम अप कर देंगे। ये देखो ब्रिटिश का क्वेश्चन है तो ज्यादा पॉजिटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के लिए उत्तरदायी हो, ना कि ब्रिटिश के लिए। इसलिए आपको जो कंक्लूजन लिखना है इसमें, हिस्ट्री के क्वेश्चन में और पर्टिकुलरली ब्रिटिश में, तो आपको पॉजिटिव होने की ज्यादा जरूरत नहीं है।
आपको क्रिटिकल होना है एंड वे फॉरवर्ड लेकर के चले जाना है। ओके, तो सम अप करेंगे, जितना कुछ हम बात करेंगे ना उसका एक सम अप फॉर्म हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन में लिख लेंगे। तो ये है हिस्ट्री के कंक्लूजन लिखने का तरीका। ऑलराइट, वेल अब मैं बात करूंगा इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन में आपको बात करनी है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना है। ओके, तो आप देखिए कि किस तरीके से मैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देता हूं। जो कि ये क्वेश्चन आप देख रहे हो मॉडर्न हिस्ट्री का है, तो आपको एंशियंट या फिर मिडिवल से कहीं ना कहीं कुछ तथ्य लेकर के आने हैं और बिहार को गौरवान्वित करने की कोशिश करनी है, क्योंकि बिहार की जो हिस्ट्री रही है और पर्टिकुलरली एंशियंट हिस्ट्री जो रही है वो बहुत गौरवान्वित रही है। और एजुकेशन के मैटर में भी अगर देखो तो जैसे कि मैं अगर बात करूं नालंदा यूनिवर्सिटी, ओके, उसका बहुत बड़ा नाम रहा है। ओके, तो उस पर्सपेक्टिव को भी यहां पे लेकर के आना है और पहले बिहार को गौरवान्वित करते हैं और फिर मॉडर्न में हम लोग क्या है जंप करते हैं। ऑलराइट, तो देखो किस तरीके से किया गया है यहां पे, मतलब मैंने मेंशन किया हुआ है एंशियंट टाइम को, और एंशियंट टाइम के बारे में मैंने उसको ऑनर्ड हिस्ट्री के बारे में बताया है कि इंडिया, मतलब बिहार के बारे में जो आपको बात करनी है इंट्रोडक्शन में, तो किसी भी मामले में आपको बिहार को ऑनर्ड हिस्ट्री बताना है कि बिहार की एक ऑनर्ड हिस्ट्री रही है। और अगर एजुकेशन सिस्टम की बात करो क्या था, तो एजुकेशन सिस्टम वेदा पे मतलब बिलीव करता था, ठीक है, शास्त्राज की बात होती थी, फिलॉसफी की बात होती थी, और लैंग्वेज जो हम लोग यूज करते थे वो कौन सा लैंग्वेज था, संस्कृत था। ओके, तो ये आपको मतलब इंट्रोडक्शन में देना है ताकि एग्जामिनर को लगे कि जी हाँ, मतलब ना ये बैकग्राउंड भी नॉलेज रख रहा है। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखो इसके बाद आप ये बात करोगे कि वेस्टर्न एजुकेशन होता क्या है, यानी उसकी डेफिनेशन आपको बतानी है कि वेस्टर्न एजुकेशन क्या होता है। देखो, तो वेस्टर्न एजुकेशन क्या होता है, वेस्टर्न एजुकेशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक स्टडीज इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप साइंटिफिक स्टडी करोगे तो वो क्या कहलाएगा, वेस्टर्न एजुकेशन कहलाएगा। ऑलराइट, तो यही अंग्रेज यहां पे करने वाले थे। ओके, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन, बहुत ही सिंपल सा है, इस तरीके से अपने वर्ड्स में आपको लिखने हैं जो कि मैंने आपको बता दिए। अब मैं चलता हूं बॉडी पार्ट पे, देखते हैं कि बॉडी पार्ट में आपको क्या करना है। बॉडी पार्ट में जिस तरीके का आपका क्वेश्चन हो, जहां जिस पॉइंट से आपको कहे वो स्टार्ट करने के लिए, उस पॉइंट से आप स्टार्ट कर दो। मैं ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा हूं और इंडिया पर्सपेक्टिव पे अभी चल रहा हूं, फिर मैं बिहार पे टर्न होऊंगा। ओके, इंडियन पर्सपेक्टिव पे चलते हैं, एक ब्रॉड व्यू लेते हैं कि एजुकेशन का मतलब किस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन का इंडिया पे किस तरीके से मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहा है। ओके, वो एक मतलब बेसिक ले लेते हैं। ऑलराइट, तो देखो उसकी जो स्टार्ट में कहूंगा तो उसकी स्टार्ट जो हुई है वो हुई है, सॉरी जी हाँ, उसकी स्टार्ट हुई है चार्टर एक्ट 1813 से। ओके, चार्टर एक्ट 1813 से उसकी स्टार्ट हुई है, हम्बल बिगनिंग आप इसको बोल सकते हो। और वो टाइम था जब जो लर्नड इंडियंस थे ना, ओके, जो कि पढ़े लिखे इंडियंस थे, उनको मतलब थोड़ा बहुत सम्मान दिया गया, इनकरेज किया गया कि हाँ आप एजुकेशन में आगे बढ़िए। ओके, तो वो फर्स्ट टाइम था 1813 का। इसके बाद बात करते हैं कि लॉर्ड मैकॉली मिनट की बात करेंगे कि लॉर्ड मैकॉली मिनट जो कि 1835 में आया था। ओके, तो उस टाइम के अगर आप गवर्नर जनरल देखोगे तो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और उस टाइम की बात है जब डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की बात हो रही थी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या है, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है कि वर्नाकुलर लैंग्वेज जो कि इंडियन लैंग्वेज है उसको क्या है कि स्क्रैप करना, उसकी बात नहीं करनी, उसको नीचा दिखाना, और वेस्टर्न जो लैंग्वेज है उसको ऊपर लेकर के जा। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी बोलते हैं। ओके, अब चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 1 लाख फॉर इंग्लिश एजुकेशन। देखिए इंग्लिश एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे, कब, लॉर्ड मैकॉली मिनट के टाइम पे। ऑलराइट, तो ये चीजें तथ्य आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बात करेंगे वुड्स डिस्पैच की, जो आया था 1854 के टाइम पे। ओके, 1854 को जरा देख लेते हैं, उस टाइम पे क्या हुआ था। 1854 के टाइम के वुड्स डिस्पैच को बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इंग्लिश एजुकेशन का मैग्ना कार्टा इसको बताया जाता है। ओके, और इस टाइम पे आप इंग्लिश देखोगे, वो हायर एजुकेशन में इंग्लिश को बताया गया था और वर्नाकुलर को स्कूल लेवल पे मतलब रिकमेंड किया गया था। दैट मीन्स आपका जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी था लॉर्ड मैकॉले मिनट के टाइम पे, उसको थोड़ा सा डिक्रीज करा गया। ऑलराइट,
तो उसको किसमें किया गया? वुड्स डिस्पैच में। और बात कर लेते हैं, उसी टाइम पे यूनिवर्सिटीज खोली गई थी, कहां पे? कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। अब कोलकाता की बात कर लेते हैं। कोलकाता का हमारे लिए सिग्निफिकेंस है, क्यों कि उस टाइम पे कोलकाता जो यूनिवर्सिटी थी वो मतलब कोलकाता यूनिवर्सिटी थी ना। तो और देखो उस टाइम पे बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था और बिहार भी किसका पार्ट था? बिहार भी कोलकाता का ही पार्ट था, यानी बंगाल का पार्ट था। तो कोलकाता यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक किसका हो गया पार्ट? बिहार का ही पार्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग उसको समझेंगे। ऑलराइट, तो ये हमारे लिए भी काफी सिग्निफिकेंट है, वुड्स डिस्पैच का कोलकाता यूनिवर्सिटी का बनना। ओके, चलिए नेक्स्ट इज हंटर कमीशन। हंटर कमीशन आता है कब? 1982 एंड 83 की बात है। ओके, तो उस टाइम पे देखते हैं क्या होता है। उस टाइम पे होता है इंग्लिश एज हायर एजुकेशन एंड वर्नाक्युलर एट स्कूल लेवल, जो की बात हुई थी उसी चीज को क्या किया? प्रोसीड किया गया वुड्स डिस्पैच में जो किया गया था। और उसमें विमेन एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया था। किसमें? हंटर कमीशन में। ये भी चीज आपको तथ्य याद रखना है, मैं बात करूंगा विमेन एजुकेशन की भी। चलिए नेक्स्ट इज इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। 1904 की अगर आप बात करो तो उस टाइम को आप याद करो। 1904 में गवर्नर जनरल था कौन? उस टाइम पे जो वाइस मतलब गवर्नर जनरल वाइसराय बोलोगे तो वो था कर्जन। ओके, और कर्जन आप जानते हो किस तरह का पर्सन था। तो कर्जन ने जनरली क्या किया कि यूनिवर्सिटी के रूल्स ना काफी स्ट्रिक्ट करे। ओके, मतलब काफी मतलब वैसे तो आपको उसमें इंटीग्रिटी में नहीं जाना है, ठीक है, और बस आपको मतलब बस ये बता देना है सिंपल कि कंडीशंस स्ट्रिक्ट करे गए थे। ओके, नेक्स्ट वन इज शैडलर कमिटी कमीशन। वो कब आया था? 1917 टू 19 की बात है। वो उस टाइम पे शैडलर कमीशन ही मतलब वो कमीशन था जिस टाइम पे टेक्निकल एजुकेशन की बात हुई थी। ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन बोले तो मतलब वही प्रैक्टिकल एजुकेशन, कमर्शियल एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ओके, डिप्लोमा, ये सारी चीजें मतलब की बात करी गई थी कब? शैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन में। ओके, तो ये तो बात रही, ओवरव्यू मैंने यहां पे दे दिया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको मिल गया। अब इसमें क्या है कि बिहार को जोड़ते चले जाएंगे। ओके, बॉडी पार्ट में अब मैं नेक्स्ट में बात करूंगा कि मतलब आप देखो लेवल्स ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे। लेवल ऑफ एजुकेशन अगर मैं कहूं तो पहले स्कूल की बात करेंगे, देन कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एजुकेशन की बात करेंगे, उसके बाद फिर कुछ मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन्होंने कुछ योगदान दिया उसकी बात करेंगे, फिर विमेन एजुकेशन की बात करेंगे। यानी डिफरेंट डिफरेंट तथ्य को यहाँ पे क्या है हम लोग छूने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं चलता हूं जिला स्कूल की बात करता हूं और देखते हैं कि जिला स्कूल में बिहार के कंटेक्स्ट में क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ था। ओके, तो अगर मैं बात करूं जिला स्कूल की तो देखिए जिला स्कूल में देखो पूर्णिया, बिहार शरीफ, आरा एंड छपरा, 4 ऐसे जगह थे जहां पे सबसे पहले जिला स्कूल मतलब स्थापित हुआ। और उसमें से भी अगर मैं बात करूं पूर्णिया में सबसे पहले जिला स्कूल स्थापित हुआ था। ओके, और फिर से आगे आ जाते हैं उसी में मतलब उसी को मतलब कंटिन्यू करते हुए 1863 में देवघर में, मोतिहारी में, हजारीबाग में, वैसे देवघर हजारीबाग तो अब झारखंड में चला गया लेकिन आप मेंशन कर सकते हो, देवघर, मोतिहारी, हजारीबाग में 1863 में जिला स्कूल की स्थापना हुई उसी के कंटेक्स्ट में। अब स्कूल से हम लोग जंप करते हैं किस पे? कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज पे। ओके, अब कॉलेज यूनिवर्सिटीज में देख लेते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में बात करें तो 1863 की बात है जब पटना कॉलेज की स्थापना हुई थी। पटना कॉलेज को बोला जाता है ओल्डेस्ट कॉलेज ऑफ बिहार, और अभी भी अगर मानो तो मतलब पटना कॉलेज का बहुत बड़ा महत्व है। ओके, तो ये 1863 की बात है। 1917 की बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी का मतलब गठन हुआ था। 1925 की बात करें तो पटना मेडिकल कॉलेज का गठन हुआ था। ओके, और 1928 की बात करें तो पटना साइंस कॉलेज का स्थापना हुआ। ओके, तो इन सब चीजों को मतलब ध्यान में रखना है। ऑलराइट, अब क्या है कि जिला स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, अब चलते हैं टेक्निकल एजुकेशन की बात, यानी कुछ इंजीनियरिंग की भी बात कर लेंगे और डिप्लोमा वगैरह की बात कर लेंगे कि उसके रिलेटेड क्या हुआ। तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर लिया था शैडलर कमीशन के बारे में। ओके, शैडलर कमीशन के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो वो सारे पॉइंट्स आप यहां पे पुट अप कर सकते हो। अब देखो, शैडलर कमीशन आने से पहले एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हो चुकी थी, और वो कहां पे हुई थी?
वो पूसा में हुई थी। ओके, तो इसको मेंशन कर देना है कि उससे पहले एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का स्थापना हो गया था। अब बात करेंगे 1930s की। 1930s में वेटनरी हॉस्पिटल पटना में खोला गया। वेटनरी हॉस्पिटल किस चीज के लिए आया होगा? लाइव स्टॉक वगैरह को मतलब एनकरेज करने के लिए, उसके लिए रिसर्च वगैरह के लिए आया था 1930s में वेटनरी हॉस्पिटल। ओके, अब देखो 1926 में क्या आया था? 1926 में ये जो मिनरल्स वगैरह झारखंड में बहुत ज्यादा थे और आसपास के एरियाज में ज्यादा थे, तो उसकी साइंटिफिक स्टडी के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला गया, दैट इज ISM धनबाद। वो अब IIT भी हो गया है, ठीक है, उसकी स्थापना करी गई। 1932 की बात करते हैं। 1932 में पटना इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई थी। ओके, तो ये तो बात हो गई जिला स्कूल कॉलेज एंड टेक्निकल एजुकेशन की। अब बात करते हैं आगे। अब बॉडी में आगे देखेंगे क्या है। बॉडी में आप आगे देखोगे तो आप देखोगे कि अब मैं बात करूंगा सेल्फ हेल्प ग्रुप की। ओके, और कुछ फेमस पर्सनैलिटीज की, कि सेल्फ हेल्प ग्रुप में किस किसने मतलब अपने लेवल पे काफी अच्छा काम किया एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, तो पहला नाम आएगा आर्य समाज का। ओके, अगर मैं बात करूं दयानंद सरस्वती जी की, तो उन्होंने क्या किया, DAV कॉलेज का बहुत ढेर सारे शाखाज उन्होंने खोले थे। ओके, तो बहुत बड़ा योगदान है मतलब दयानंद सरस्वती जी का। देन ब्रह्मो समाज की अगर बात करो, तो ब्रह्मो समाज के मतलब संस्थापक राजा राम मोहन राय, उन्होंने सेमिनरी इन पटना की स्थापना करी थी। ओके, तो इस चीज को आपको मेंशन करना, नाम नहीं लिखा हुआ है, आप खुद से यहां पे नाम भी मेंशन कर सकते हो। ओके, थर्ड वन इज क्रिश्चियन मिशनरीज। ओके, क्रिश्चियन मिशनरीज भी काफी कुछ योगदान प्ले किया था, किसमें, आपके एजुकेशन में, और पर्टिकुलरली विमेन एजुकेशन में काफी अच्छा योगदान देखा गया था। ओके, अब मुस्लिम एजुकेशन की भी बात कर लेते हैं। मुस्लिम एजुकेशन में दो नाम प्रमुख है। पहला नाम है सैयद अहमद खान का और दूसरा नाम है इमदाद अली खान का। ओके, सैयद अहमद खान जी की बात कर लेते हैं। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट में मतलब इनसे इनका जुड़ाव है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से कहीं ना कहीं आप इसका कंटेक्स्ट देख सकते हो। ओके, तो ये एजुकेशन से लेना देना हो गया। अब देखो इमदाद अली खान, इनका बिहार से डायरेक्ट कांटेक्ट है और डायरेक्ट रिलेशन है। बिहार एजुकेशन सोसाइटी की अगर मैं बात करूं तो एट मुजफ्फरपुर इसकी स्थापना इन्होंने इमदाद अली खान जी ने करी थी। ओके, और 1886 की बात करूं तो मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना करी गई थी। ओके, तो ये बातें हो गई किससे रिलेटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड फेमस पर्सनैलिटीज से रिलेटेड। इसके बाद मैं बात करूंगा विमेन एजुकेशन के बारे में। ओके, विमेन एजुकेशन की मैं बात करूं तो फिर मैं बात करूंगा क्रिश्चियन मिशनरीज की, और भी मतलब रिलेटेड तथ्य की बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं विमेन एजुकेशन से रिलेटेड। ओके, तो देखिए विमेन एजुकेशन में जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, क्रिश्चियन मिशनरीज का काफी बड़ा रोल था। ओके, अब मैं बात करूं हंटर कमीशन, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हंटर कमीशन के बारे में। जब मैंने डिस्कस किया था बताया था हंटर कमीशन का रोल था विमेन एजुकेशन में। ओके, 1914 की अगर मैं बात करूं, 1914 की अगर मैं बात करूं तो 1914 में क्या हुआ था, बिहार एंड उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना करी थी। और वो कहां पे, देखो बिहार के बांकीपुर में, ओके, और उड़ीसा के कटक में क्या हुआ था, इंटरमीडिएट एजुकेशन की स्थापना हुई थी, और कुछ फंड भी प्रोवाइड करे गए थे। तो ये आपको मेंशन कर देना, किसके लिए, विमेन एजुकेशन के लिए। ओके, चलिए इसके बाद बात करेंगे किसकी, हरतोग कमेटी की, जो 1929 में आई थी। हरतोग कमेटी ने मतलब अपने मतलब जो भी लेख लिखा था तो उसमें बताया था, अपने रिपोर्ट में जो बताया था कि विमेन को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है और विमेन के एजुकेशन में अच्छा खासा मतलब डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ओके, तो इस चीज को आपको मेंशन कर देना, जबकि इतना कुछ हुआ था, थोड़ा बहुत आपने मेंशन किया, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। ओके, वो पर्याप्त नहीं था मतलब विमेन एजुकेशन के सुधार के लिए। तो ये एक चीज आ गई विमेन एजुकेशन के बारे में। तो अभी पांचों चीजें हम लोगों ने बॉडी में देख ली। अब देख रहे हैं हम लोग कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन में देखते हैं कि क्या है सच। ओके, तो कंक्लूजन पार्ट में आप देखोगे कि इस तरीके से लिखा हुआ है कि एजुकेशन ऑफ मासेस को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो किसको तवज्जो दिया गया था उस टाइम पे, उस टाइम पे आप देखोगे कि गिने चुने लोग
लोगों को तवज्जो दिया गया था एजुकेशन के रिस्पेक्ट में। ओके, तो आप देखो एजुकेशन और वही चीज मेंशन, एजुकेशन ऑफ मासेज नेग्लेक्टेड बाय ब्रिटिश, और उसको आप डेटा से यहां पे करोगे कि अगर इंडिपेंडेंस के बाद की बात करो तो ओनली 16% लिटरेसी थी इंडिया के अंदर। मतलब आप सोचो कि कितना कम था, मतलब 16% आप सोच सकते हो कि कितना कम रहा होगा। ओके, विमेन की आप छोड़ दो, ये ओवरऑल है 16%, विमेन की तो और भी मतलब हालत खराब हो गई उस टाइम पे। तो 16% का क्या था, मतलब एक डेटा आपको मिल गया, तो ये डेटा यहां पे पुटअप करना है। अब देखिए और पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, एजुकेशन पॉलिसी ओनली फॉर देयर ओन बेनिफिट, यानी अपने बेनिफिट के लिए ही एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया था। और देखो टू प्रोड्यूस चीप क्लर्क्स, जी हां, चीप क्लर्क जो हैं वो देखो उनको मैन पावर की जरूरत थी, और मैन पावर हमेशा ब्रिटिशर्स को तो बुला नहीं सकते थे, तो उनको सस्ते में कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो पढ़े लिखे मिल जाए उनको, तो इसलिए उन्होंने क्या था, एजुकेशन का डेवलपमेंट किया था। ओके, तो इससे उनको चीफ क्लर्क्स मिल गए। तो इस चीज को आपको यहां पे मेंशन कर देना। मैंने बताया था कंक्लूजन आपको जितना आपने सब कुछ बताया ना, सबका समअप होने वाला है। ओके, तो आपने समअप किया हुआ है इसको। ओके, तो देखिए अब क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ओनली गुड थिंग इट डिड टू इंडिया वॉज, चलो थोड़ा बहुत गुड थिंग भी बता देते हैं कि क्या किया था, और इसके बाद देखना कि आप कंक्लूजन को कैसे एंड करते हो, इस चीज को जरा समझना। इट इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, जी हाँ, डेमोक्रेसी को तो मतलब लेकर के आए इंडिया में, और इंडिया में आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को हम मतलब बहुत ज्यादा, उससे काफी सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है। ओके, इक्विटी की बात करते हैं, ओके, रूल ऑफ लॉ की बात करी गई है, ये सब कुछ ब्रिटिश से ही लिया गया है। ओके, एंड सून इंडियन केम टू नो अबाउट हिपोक्रेसी ऑफ ब्रिटिश। देखिए जो हिपोक्रेसी थी ना, हिपोक्रेसी किस टाइप की थी आप समझ सकते हो कि डिवाइड एंड रूल काइंड ऑफ जो चीजें थी, और किस लिए हमें पढ़ा रहे हैं वो भी पता चल गया था, इंडियंस को पता चल गया क्योंकि वो पढ़ लिख गए थे। ओके, तो अब इंडियन ने क्या किया, बिगेन रेजिंग वॉइसेज, अब उन्होंने मतलब अपने वॉइस रेज करने स्टार्ट कर दिए। यहां पे मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप पुटअप कर सकते हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी गठन जो हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि इंडियंस लोग एजुकेटेड हो गए थे और ब्रिटिशर्स के चीजों को समझने लगे थे, और उन्हीं के मतलब स्टाइल में फिर जवाब दिया जाता है आईएनसी द्वारा। ओके, जैसा वो पहले से खेल रहे थे उसी हिसाब से आईएनसी ने जवाब दिया था। ओके, चलिए, तो इस तरीके से दिस फाइनली हेल्प्ड अस टू गेट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश। देखिए यहां पे सबसे बड़ा रोल बता दिया एजुकेशन का, मॉडर्न एजुकेशन का, कि इंडिया के लिए क्या रहा रोल, ये रहा कि ये एजुकेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर माना जाएगा इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए। क्यों, आईएनसी उसके लिए उत्तरदायी है। ओके, और इस तरह से मैं इस आंसर राइटिंग को एंड अप करता हूं, और आप मुझे बताइए कि आप इससे समझ पाए हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, और कुछ भी कमी आपको लगती है और कुछ भी डाउट्स आपको लगते हैं तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, और अगर कोई और वीडियो आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर चाहते हो तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए, मैं वो वीडियोज आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।